हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 5। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने ह्यूमन ब्रेन को कंप्लीटली स्टडी किया था, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि बेसिकली है रिफ्लेक्स आर्क। लेकिन उससे पहले अपन स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं ताकि सीएनएस के जो दोनों पोर्शन है वो अपने कंप्लीट हो जाए। तो देखो, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। जो अपना ब्रेन जो होता है उसका लास्ट पोर्शन था मेडुला ऑब्लिगेटा, उससे एक थिन सिलेंड्रिकल व्हाइटिश स्ट्रक्चर निकलता है जिसे अपन क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। और ये स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से बाहर की तरफ आता है। अब ब्रेन तो चारों तरफ से ढका हुआ होता है, किससे, क्रेनियम से। इसका मतलब क्रेनियम में कहीं ना कहीं कोई होल होगा जिससे बाहर निकलेगा। उस होल को कहते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे सपोज करो ये ब्रेन है और ये ब्रेन तो पूरी चारों तरफ से किससे कवर्ड था, स्कल से कवर था, क्योंकि उसके प्रोटेक्शन के लिए बॉनी बॉक्स था। तो फिर ब्रेन के नीचे वाले पोर्शन से वो थिन सिलेंड्रिकल जिस स्ट्रक्चर को अपन स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं वो बाहर कैसे निकलेगा। तो उसके निकलने के लिए स्कल में एक होल होता है और इस होल को क्या कहते हैं, फोरामेन ऑफ मैग्नम। ये होल जहां से ये थिन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर निकलेगा उसे क्या कहेंगे, फोरामेन ऑफ मैग्नम। अब जो ब्रेन जो होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए उसके चारों तरफ 3 मेनिंजेस थी और उसके चारों तरफ एक क्या था, बॉनी कवरिंग थी जिसे अपन ने स्कल बोला। ठीक वैसे के वैसे इक्वली इंपॉर्टेंट ऑर्गन स्पाइनल कॉर्ड भी है और उसके प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ भी क्या होती है, मेनिंजेज होती है और उससे कवर करने के लिए बॉनी प्रोटेक्शन भी होती है। लेकिन यहां बॉनी प्रोटेक्शन थोड़ी अलग पैटर्न में होती है। यहां पर बहुत सारी वर्टिब्रा होती है और एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर, फिर उसके ऊपर, और ऐसे जैसे अपने बैंगल्स या चूड़ियों का एक सिलेंडर बना है अपन, तो उसमें अंदर की तरफ एक कैविटी रहेगी। वैसे वैसे वर्टिब्रा के अंदर की तरफ भी एक कैविटी होती है और उनके एक के ऊपर दूसरे के ऊपर रखने से एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। उस कैनाल को कहते हैं न्यूरल कैनाल। तो उस न्यूरल कैनाल में स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड को भी चारों तरफ से कवर करने के लिए 2 लेयरिंग होती है। एक तो मेनिंजेस होती है जिसमें अपने पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड आता है, और दूसरा एक बॉनी कवरिंग होती है। लेकिन ये बॉनी कवरिंग किसके फॉर्म में होती है, वर्टिब्रा के फॉर्म में। तो इट इज सराउंडेड बाय मेनिंजेज एंड प्रेजेंटेड इन न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अब इस डायग्राम में आप देख पाएंगे, देखो ये सबसे जो ये ब्लैक कलर की लाइनिंग से शो कर रखी है ये पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड है। ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। और उस स्पाइनल कॉर्ड के बाहर देखो, सबसे पहले पाया मैटर, फिर अरेक्नॉइड, फिर ड्यूरा मैटर। पैड के नाम से अपन याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी होगी, पाया मैटर, अरेक्नॉइड, ड्यूरा मैटर, ये अपनी होगी मेनिंजेज। तो अपने स्पाइनल कॉर्ड किससे कवर्ड होगी, मेनिंजेज से कवर्ड होगी। और उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम होता है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन शो कर रखी है कौन सी है, वर्टिब्रल कॉलम। और ये वर्टिब्रल कॉलम में बीच बीच में देखो आपने छेद बना रखे हैं, पोर बना रखे हैं। इन पोर को क्या कहेंगे, तो देखो स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी स्पाइनल नर्व्स भी बाहर निकलती है। तो अगर अपन चारों तरफ ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे, पूरा एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लेंगे किसका, वर्टिब्रा का, तो वो जो स्पाइनल नर्व्स है वो बाहर कहां से निकलेगी, तो वर्टिब्रा के बीच बीच में पोर होते हैं जिनसे स्पाइनल नर्व्स बाहर निकलती है। इन पोर को कहते हैं इंटर वर्टिब्रल फोरामेन। क्या कहते हैं, इंटर वर्टिब्रल फोरामेन। यहां से स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स बाहर निकलती है। और ये अंदर की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर की तरफ जो अंदर की तरफ कैविटी है इसे कहते हैं सेंट्रल कैनाल या न्यूरोसिल। अपन ने एक वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन किया था, उस वाली डायग्राम में भी मैंने लास्ट पोर्शन में आपको कहा था कि इसके आगे भी एक मतलब वो होगी, क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स होगी, जिसे अपन क्या कहेंगे, सेंट्रल कैनाल कहेंगे, जो स्पाइनल कॉर्ड होगी। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी एक कैविटी होती है और इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल कैनाल या न्यूरोसिल कहते हैं। एक और चीज, स्पाइनल कॉर्ड का जो एंड पोर्शन होता है वो इस तरीके से नुकीला सा होता है, पॉइंटेड होता है, और इस पोर्शन को कहते हैं कॉनस मेड्यूलेरिस। क्या कहते हैं, कॉनस मेड्यूलेरिस। तो ये नाम याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है एंड होते समय एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर में एंड होती है जिसे कहते हैं कॉनस मेड्यूलेरिस। एक और चीज, जो ये स्ट्रक्चर है उसके नीचे की तरफ ये पाया मैटर जो है एक फाइब्रस स्ट्रक्चर बनाता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बनाता है, जो कि नर्वस पार्ट नहीं है।
क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड तो यही एंड हो गई। तो ये नीचे 3 रेड कलर की जो आपको लाइंस दिख रही है, ये किसको डिनोट कर रही है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को, और इसे कहते हैं फाइलम टर्मिनेल। क्या कहेंगे? फाइलम टर्मिनेल। तो ये तो अपना था स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर, अपन ने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से देखा। अब अपन देखते हैं ट्रांसफर सेक्शन में, जो कि अपनी बुक में, एनसीईआरटी बुक में रिफ्लेक्स आर्क में भी बनाया हुआ है। तो अगर जब अपन ट्रांसफर सेक्शन से देखते हैं तो इसमें 2 तरह के रीजन दिखते हैं। जैसे अपने ब्रेन में भी देखे थे, ब्रेन में भी क्या था? ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर था। ठीक वैसे वैसे यहां पर भी है, बस फर्क इतना सा है, ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर की तरफ होता है, व्हाइट मैटर अंदर की तरफ होता है। स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर बाहर है और ग्रे मैटर का है अंदर की तरफ, ठीक है। और ग्रे मैटर जो है इसमें बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये यहां पर लिख देना आप, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर या एच शेप का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। और इसके ठीक सेंटर में ये देखो सेंट्रल कैनाल दिख रही है, ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब देखो ये ग्रे मैटर जो है, इसके ये जो आउटग्रोथ जैसा दिख रहा है, इनको कहते हैं हॉर्न्स। क्या कहते हैं? हॉर्न्स। ऊपर की तरफ मतलब देखो जो स्पाइनल कॉर्ड होगी उसकी भी 2 सरफेस हो जाएगी, एक डॉर्सल सरफेस और एक क्या हो जाएगी? वेंट्रल सरफेस। जो डॉर्सल सरफेस की तरफ हॉर्न है उसे कहेंगे डॉर्सल हॉर्न, और जो वेंट्रल सरफेस की तरफ है उसे क्या कहेंगे? वेंट्रल हॉर्न। तो 2 डॉर्सल हॉर्न हो जाएंगे, 2 ही क्या हो जाएंगे? वेंट्रल हॉर्न। अब एक और चीज, जैसा स्ट्रक्चर मैं यहां समझा रहा हूं वैसा वैसा इस तरफ भी होगा। तो देखो डॉर्सल हॉर्न के आगे से डॉर्सल रूट निकलती है, वेंट्रल हॉर्न के आगे से वेंट्रल रूट निकलती है। और बेसिकली इसमें क्या होती है? अपने डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट में क्या होती है? नर्व्स होती है। तो डॉर्सल रूट में जो नर्व है वो कौन सी नर्व होती है? सेंसरी नर्व होती है। कैसी नर्व होती है? सेंसरी नर्व। और सेंसरी नर्व कौन सी होती है? जो इंफॉर्मेशन को ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लाता है। जबकि वेंट्रल रूट में जो नर्व होती है वो कौन सी होती है? मोटर नर्व, जो सीएनएस से मैसेज को बाहर की तरफ लेके जाएगी। तो यहां डॉर्सल रूट से सेंसरी नर्व निकल रही है, वेंट्रल रूट से मोटर नर्व निकल रही है, और आगे जाके ये दोनों रूट जो होती है, दोनों नर्व एक साथ आगे पास होती है। तो जो ये आगे पाथ है, जो डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट के मिलने से बना है, इसे कहेंगे स्पाइनल नर्व। और क्योंकि इसमें दोनों तरह की नर्व्स है, इसलिए ये कैसी नर्व्स होगी? मिक्स्ड नर्व होगी। तो जब अभी अपन आगे स्पाइनल नर्व्स पढ़ेंगे तो जितनी स्पाइनल नर्व्स होती है, 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स होती है, और सारी की सारी कैसी होती है? मिक्स्ड होती है नेचर में, मतलब सेंसरी भी होती है और मोटर भी होती है। एक और चीज, यहां पर डॉर्सल रूट में जो नर्व्स है वो बेसिकली कौन सी है, वो आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं आपको एक बार वापस रिकॉल करा रहा हूं। ये एक तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें साइटोन बीच की तरफ है, और इस तरफ भी पार्ट निकला हुआ, इस तरफ भी पार्ट निकला हुआ। इसमें से एक एक्सॉन की तरह बिहेव करेगा, एक क्या करेगा? डेंड्रॉन की तरह बिहेव करेगा। अब आपको बताना है ये नर्व फाइबर कौन से वाले हैं, मैंने पहले के वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही नर्व फाइबर यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ जो नर्व फाइबर होते हैं वो कौन से होते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। ये जो मोटर नर्व में ये मल्टीपोलर है, और ये ऊपर वाले आपको बताने, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूं ये कौन से? सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है, ठीक है, जिसमें साइटोन ये बीच की तरफ है। और साइटोन का जो कलेक्शन होता है उसे अपन क्या कहते हैं? गैंग्लिया। कहां पर कहते हैं? यहां पर सीएनएस में। तो देखो यहां पर देखो ये साइटोन है, ये साइटोन है, इसका एक कलेक्शन बन जाएगा। ये डॉर्सल रूट की तरफ बन रहा है, साइटोन के कलेक्शन को गैंग्लिया कहते हैं, इसलिए इस फूले हुए पार्ट को कहते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लिया कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से इंफॉर्मेशन आएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बोले तो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, यहां से मैसेज जाएगा। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में और न्यूरॉन होते हैं, जिसे इंटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, ये सब कहते हैं। तो ये अपने स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है। जैसा इस तरफ बताया वैसे के वैसे इस तरफ है, मतलब इधर से एक स्पाइनल नर्व इधर से निकल रही है और एक स्पाइनल नर्व इधर से निकल रही है। यही वजह है कि स्पाइनल नर्व पेयर में होती है। तो 31 पेयर है, हर जगह से 2-2, एक इस तरफ से एक इस तरफ से स्पाइनल नर्व निकलती है। और स्पाइनल नर्व कैसी होती है नेचर में? कैसी होती है? मिक्स्ड होती है, सेंसरी भी होगी, मोटर भी होगी। एक और चीज ये पूछ सकते हैं आपको, ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया क्यों है? क्योंकि यह साइटोन का कलेक्शन है। एक और चीज पूछ सकते हैं, डॉर्सल रूट में कौन से तरह के न्यूरॉन होते हैं? तो यहां पर कौन से न्यूरॉन है? सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है। जो अपने वेंट्रल रूट है इसमें कौन से न्यूरॉन है? मल्टीपोलर न्यूरॉन है। इन दोनों को कनेक्ट करने वाले न्यूरॉन को क्या कहते हैं? इंटर न्यूरॉन कहते हैं।
अब है बात आती है हाँ एक और, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर का अरेंजमेंट ब्रेन से उल्टा है, ठीक है। व्हाइट मैटर बाहर, ग्रे मैटर अंदर, अंदर की तरफ जो कैनाल है उसे क्या कहेंगे, सेंट्रल कैनाल कहेंगे, ठीक है। ग्रे मैटर का अरेंजमेंट कैसा होता है, बटरफ्लाई लाइक या फिर एच शेप, ठीक है। फंक्शंस देखते हैं, देखो वैसे बहुत सारे फंक्शन है, मैं सिर्फ समरी में लिखवा रहा हूं कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है एक तो ब्रिज की तरह काम करती है, किसके, ब्रेन और ऑर्गन। ब्रेन कोई मैसेज भेजता है वो पहले स्पाइनल कॉर्ड और फिर स्पाइनल कॉर्ड से जा सकता है, और बाकी के ऑर्गन से जो मैसेज आता है पहले स्पाइनल कॉर्ड फिर स्पाइनल कॉर्ड उसे ब्रेन के पास भेज सकता है। दूसरा, इट रेगुलेट एंड कंडक्ट मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन, जो अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन कुछ ब्रेन भी कंट्रोल करता है और कुछ स्पाइनल कॉर्ड भी कंट्रोल करता है, और इस तरीके से वो ब्रेन का हेल्प करता है और ब्रेन का जो मतलब वर्कलोड है उसको थोड़ा क्या करता है, कम करता है, ठीक है। तो ये अपने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में था। अब एक बार अपन ने इसको अच्छे से समझ लिया, अब अपन रिफ्लेक्स एक्शन अच्छे से समझ पाएंगे, स्पेशली जो बुक में डायग्राम दे रखा है वो। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जो कि है अपना रिफ्लेक्स एक्शन। देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होते हैं जो बहुत ही ज्यादा रैपिडली, बिना अपने विल या कॉन्शियस थॉट के और अपने आप होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक, इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स। इनवॉलेंट्री मतलब अपनी कोई उसमें विल नहीं होती, रेस्पॉन्स टेकन बाय सीएनएस, जो सीएनएस लेता है और किसके अगेंस्ट में, किसी पर्टिकुलर स्टिमुलाई के अगेंस्ट में, उन्हें अपन क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही फास्ट होते हैं, विदाउट कॉन्शियस थॉट के परफॉर्म होते हैं, हमेशा सीएनएस परफॉर्म करेगा और ऑटोमेटिक अपने आप परफॉर्म होंगे, ठीक है। और ऐसे एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दे रखी है वो क्या है, द एंटायर प्रोसेस ऑफ रेस्पॉन्स टू पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन। अब ऑब्वियस थिंग है, पेरिफेरल सिस्टम जो होता है वो ही नर्व क्या लेकर आएगा, स्टिमुलस लेकर आएगा, मतलब स्टिमुलेशन जो होगी सराउंडिंग में जो भी चेंजेज होगा उसको लेकर तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो क्या लिखा हुआ है, द एंटायर प्रोसेस ऑफ रेस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन दैट अकर इनवॉलेंट्री, that is without conscious effort or thought and require the involvement of a part of CNS। मतलब CNS का कोई हिस्सा तो उसमें चाहिए ही चाहिए, चाहे ब्रेन हो चाहे स्पाइनल कॉर्ड, उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये अपनी बुक की थी इसलिए अपन ने लिख दी, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को कहीं लिखनी हो तो अपन ये वाली लिख सकते हैं, शॉर्ट है। अब रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल की बात करें तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, जैसे कि अपन अगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हैं, अपना ध्यान चाहे हॉट ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं है, मैं इस तरफ देख रहा हूं और गलती से मेरा हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे लगता है, तो बिना कुछ सोचे समझे एकदम ही हाथ वहां से हटा लिया जाता है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। अगर मैं इस तरफ देख रहा हूं, मुझे पीछे से कोई पिन चुभे तो भी मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। नी जर्क मूवमेंट जो होता है, जो अपनी नी होती है, जैसे मान लो कि यहां पर अपनी नी है तो नी के नीचे की तरफ पटेला, आपने पढ़ा होगा कि नी पर एक बोन होती है जिसे पटेला कहते हैं, उसके नीचे एक डिप्रेशन होता है। अगर वहां पर किसी रबर के या किसी चीज से थोड़ा सा ऐसे स्ट्राइक किया जाए तो अपना लेग जो होता है ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, इसे नी जर्क मूवमेंट कहते हैं, ये भी एक रिफ्लेक्स है। जब अपन ड्राइविंग करते हैं तो अपन बिना सोचे समझे अपन अपने दोस्त के साथ या जो भी अपने पीछे बैठा उससे बात करते जाते हैं और बिना सोचे समझे अपन सारी चीजों को हैंडल कर पाते हैं, गियर लगाना, ब्रेक लगाना सब अपने आप होता है। एक बल्लेबाज जो होता है, बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद में जब बॉल आती है तो उसी तरफ उसको शॉट मारना, ये सब चीजें जो होती है ये सब रिफ्लेक्सेस में आते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, जैसे रीडिंग, राइटिंग, ये सब भी किस में आता है, रिफ्लेक्स एक्शन में आता है। अपन जो टाइपिंग करते हैं वो भी रिफ्लेक्स एक्शन में आते हैं। अब इसमें से बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे हैं जो अपन ने लर्न किए, जैसे रीडिंग, राइटिंग, टाइपिंग, ठीक है, और जैसे बाइक चलाना। और बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होते हैं जो बाई बर्थ अपने साथ में होते हैं, जैसे नी जर्क मूवमेंट का होना, हॉट ऑब्जेक्ट के टच करने पर हाथ हटा लेना, ठीक है, पिन चुभोने पर हाथ हटा लेना, या फिर अपनी आंख की प्यूपिल पे अगर कोई टॉर्च मारे तो प्यूपिल की साइज छोटी होना, ये सब अपने बाई बर्थ अपने अंदर आते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होते हैं जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन होते समय जो इंपल्स है वो कहां ट्रांसमिट होती है, किस पाथ के अलोंग ट्रांसमिट होती है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो इसे समझते हैं। देखो ये अपनी बॉडी का कोई सेंसरी ऑर्गन है, बोले तो वहां पर क्या की जाएगी, स्टिमुलस को रिसीव किया जाएगा, तो वहां रिसेप्टर होगा। एक बार स्टिमुलाई जब रिसीव होगी तो वो वहां से सेंसरी नर्व की
मदद से कहां तक जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। और इस वाले सेंसरी नर्व पाथ को अपन एफरेंट पाथ भी कह सकते हैं। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट, या तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, दोनों में से कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर वो क्या करेगा, मैसेज जनरेट करेगा, और वो मैसेज को वापस एक ऑर्गन तक लेके जाने का काम कौन करेगी, मोटर नर्व, जिसे इफरेंट पाथ भी कह सकते हैं। और यहां पर जब वो फाइनल जगह पे जाएगी, जिसे अपन इफेक्टर कहते हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्स को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। ये एक ग्लैंड भी हो सकती है, ये एक मसल्स भी हो सकती है। तो अपने रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या आया, रिसेप्टर, सेंसरी नर्व, पार्ट ऑफ सीएनएस, मोटर नर्व और इफेक्टर। ठीक है, और ये पूरा पाथ क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स आर्क कहलाएगा। तो रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है, द नर्व पाथ इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन, उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान स्टिमुलाई कहां कहां पर जो इंपल्स जो होती है वो कहां कहां ट्रांसमिट हुई, उसे भी अपन रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है, रिसेप्टर ऑफ सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी नर्व, सीएनएस, मोटर नर्व, इफेक्टर। ठीक है, ये 5 पार्ट किस में आएंगे, अपने रिफ्लेक्स आर्क में। रिसेप्टर जो सेंसरी ऑर्गन का होगा, जहां से स्टिमुलाई को रिसीव किया जाएगा, उसे सीएनएस तक भेजने के लिए सेंसरी नर्व। फिर सीएनएस में ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का कोई भी, या तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, दोनों में से कोई एक। फिर मोटर नर्व जो वापस मैसेज को भेजेगी कहां तक, इफेक्टर तक, और इफेक्टर या तो मसल्स होगी या ग्लैंड होगी। अब अपनी बुक में एक डायग्राम बनाया हुआ है जो नी जर्क मूवमेंट से स्पाइनल कॉर्ड द्वारा जो अपने रिफ्लेक्स एक्शन को समझाता है। अपन उस डायग्राम को अच्छे से समझते हैं। पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अपन उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो देखो अपनी बुक में जो अपने रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है वो बेसिकली एक नी जर्क मूवमेंट है। देखो ये आपका नी वाला रीजन है, और यहाँ पर जो ये आप बोन देख पा रहे हैं, ये कौन सी है, फीमर, और ये जो नीचे वाली है टीबिया फिबुला है, और ये वाली जो बोन है ये बेसिकली कौन सी है, पटेला। और इस पटेला के ठीक नीचे की तरफ यहाँ एक डिप्रेशन है। अगर अपन यहाँ पर किसी से स्ट्राइक करें तो वो अपनी स्टिमुलस होगी, और जैसे ही अपन स्ट्राइक करते हैं हाथों हाथ ये लेग जो है ऊपर की तरफ जाता है, इसे कहते हैं नी जर्क मूवमेंट। और ये अपनी बुक में दे रखा है, किसके समझाने के लिए, रिफ्लेक्स एक्शन को समझाने के लिए। अब अपन देखते हैं, ये जो यहाँ पर देखो आप देख पा रहे हैं, ये कहलाते हैं, देखो जो बॉन को बॉन से जोड़ता है उसको कहते हैं लिगामेंट। तो ये वाली चीज़ तो है लिगामेंट, ठीक है। और जो बॉन को मसल से जोड़ता है, ये वाला जो वाइट पोर्शन देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं टेंडन। तो यहाँ से इम्पल्स जो होगी वो ये वाला जो ऑर्गन जो होगा, जो पार्ट है, वो वाला पार्ट जो है रिसेप्टर की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। और यहाँ से सेंसरी नर्व जा रही है देखो, और ये डॉर्सल रूट से होती हुई कहाँ तक पहुँच गई है, स्पाइनल कॉर्ड में पहुँच गई है। तो ये अपना पहला पोर्शन हुआ, ये वाली जगह, जो कि बेसिकली कौन सा है, सेंसरी ऑर्गन, रिसेप्टर है। इसे मसल्स स्पिंडल लिखा हुआ है रिसेप्टर को। फिर यहाँ से नर्व जो जा रही है वो अपना दूसरा पोर्शन है, एफरेंट पाथवे, जो कि बेसिकली कौन सी नर्व है, सेंसरी नर्व है। और ये सेंसरी नर्व देखो इस फूले हुए पार्ट से जा रही है, जिसे क्या कहते हैं, डॉर्सल रूट गैंग्लिया। क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे तो और का भी साइटोन होगा। यहाँ तो देखो इस डायग्राम में सिर्फ एक साइटोन शो कर रखा है, और देखो ये सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है, देखो एक ब्रांच इस तरफ और एक ब्रांच इस तरफ जा रही है, ठीक है। और ये सेंसरी न्यूरॉन यहाँ तक गए। फिर यहाँ पर आगे की तरफ देखो, ये अपने कौन सा न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन है। फिर यहाँ से वापस एक नर्व जा रही है देखो आप नीचे की तरफ, और ये नर्व कौन सा है, इफरेंट पाथवे बना रही है, जिसे मोटर नर्व है, जो मैसेज को वापस कहाँ तक लेके जाएगी, इफेक्टर तक। ये अपना इफेक्टर है, जो कि बेसिकली इस केस में मसल्स है, बाकी ग्लैंड भी हो सकता है। और इस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे ये लेग आगे की तरफ जाएगा। यहाँ से एक नर्व ऊपर की तरफ भी जा रही है, जो इस मसल्स को भी रिलैक्स करवाएगी, और इसकी वजह से ये अपना पैर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना पूरा रिफ्लेक्स पाथ हो गया, ठीक है। और इसी रिफ्लेक्स पाथ को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। कहाँ से स्टार्ट हुआ, इस वाली जगह से, रिसेप्टर, फिर एफरेंट पाथवे जो कि कौन सी है, सेंसरी नर्व, फिर ये स्पाइनल कॉर्ड आ गई जो सीएनएस का हिस्सा है, ब्रेन भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये अपने इंटर न्यूरॉन हो गए। फिर ये देखो कौन सा हो गई, मोटर नर्व हो गई, जो इफरेंट पाथवे बनाती है। और फिर ये लास्ट
पार्ट हो गया जो कि बेसिकली इफेक्टर है, जो मसल्स या ग्लैंड दोनों में से कोई एक हो सकती है। इस केस में वो क्या है, मसल्स। और ये इफेक्टर जो है वो रिस्पॉन्स को क्या करेगा, परफॉर्म करवाएगा। रिस्पॉन्स क्या है, इसका ऊपर की तरफ होना। तो ये अपने रिफ्लेक्स आर्क है जिसे अपन को डायग्राम से समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अपनी बुक में रिफ्लेक्स एक्शन के आगे मतलब सेंसरी ऑर्गन स्टार्ट है, आई और ईयर दे रखा है। उसके अलावा भी कुछ टॉपिक है जो रिफ्लेक्स एक्शन में अपन को करने चाहिए। एक तो रिफ्लेक्स एक्शन के टाइप देखते हैं, ऊपर ऊपर से देखते हैं, ज्यादा डिटेल नहीं देखेंगे। और एक क्रेनियल नर्व्स कौन कौन सी है, कितनी है, और स्पाइनल नर्व कौन सी है और कितनी है, उनका नेचर कैसा है, ये भी अपन टॉपिक पढ़ते हैं। और फिर आज का वीडियो एंड करेंगे और फिर अपन करेंगे आई और ईयर। तो देखो रिफ्लेक्स एक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला बेस्ड ऑन साइट, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन में सीएनएस का कौन सा हिस्सा काम आएगा। अगर ब्रेन काम आ रहा है तो उसे क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे, और स्पाइनल कॉर्ड से हो रहा है तो उसे स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। जो जनरली फेमस है वो स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे बुक में भी जो डायग्राम अभी अपन ने समझा था वो स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन का ही एग्जाम्पल था। तो क्रेनियल रिफ्लेक्स जो होता है कंप्लीटेड बाय ब्रेन, और ये कौन कंप्लीट करता है, स्पाइनल रिफ्लेक्स। क्रेनियल रिफ्लेक्स में कोई अर्जेंसी शो नहीं की जाती, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अर्जेंट काम है ये, जबकि स्पाइनल रिफ्लेक्स सारे अर्जेंट होते हैं। और ये स्लो रिफ्लेक्स है कंपेरेटिवली, और ये कैसे होते हैं, फास्ट रिफ्लेक्स होते हैं। जैसे हॉट ऑब्जेक्ट के टच होने पर जो अपना मूवमेंट होता है वो स्पाइनल रिफ्लेक्स है। ठीक है, अपनी तरफ कोई ऐसे बॉल मारने का या कुछ फेंकने का ऐसे करे और अपनी एकदम आंखें बंद हो जाती है, ये भी एक स्पाइनल रिफ्लेक्स है। नी जर्क मूवमेंट भी एक स्पाइनल रिफ्लेक्स होता है। जबकि क्रेनियल रिफ्लेक्स के एग्जांपल जैसे सैलाइवेशन होना, किसी अपन फूड आइटम को देखते हैं और अपने मुंह में सैलाइवा आ जाती है, तो ये जो सैलाइवा सिक्रेट होने लगती है, ये एक कौन सा है, क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन है। फिर बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस, क्या इस रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करने के लिए अपन को कोई पास्ट एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं। कहने का मतलब है क्या ये इनबॉर्न है, मतलब पैदा होते ही अपने पास आए थे, अपन ने कोई सीखे नहीं थे उन्हें, तो ऐसे रिफ्लेक्स को कहते हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। और जो अपन सीखते हैं पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अपने बर्थ के बाद में अपन में होने लगे, उन्हें कहेंगे कंडीशनल रिफ्लेक्स। जैसे कि गाड़ी चलाना, अपने राइटिंग, रीडिंग, ये सब कंडीशनल रिफ्लेक्सेस में आते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई एक न्यूबॉर्न बेबी है, उसको अगर मैं गुलाब जामुन दिखाऊं तो उसके मुंह में सलाइवा सिक्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो वो कैसा है, सलाइवा सिक्रेशन होना एक तरीका का कैसा है, कंडीशनल रिफ्लेक्स है। अपन को पता है, अपन ने पास्ट में कभी वो चीज खाई होगी तो अपन को पता है कि ये मतलब इसका टेस्ट होता है, और उसको अपन देखकर उसकी स्मेल से भी सलाइवेशन हो सकता है। लेकिन अनकंडीशनल ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे भी रिफ्लेक्स होते हैं जो अपन में बाई बर्थ साथ में होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, नी जर्क मूवमेंट होना, किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते ही अपना हाथ हटना, ये सब अपन में पैदा होते ही थे, तो उन्हें अनकंडीशनल रिफ्लेक्स कहते हैं। जनरली अनकंडीशनल रिफ्लेक्स स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म करता है, और कंडीशनल कौन परफॉर्म करता है, ब्रेन परफॉर्म करता है। अब देखते हैं, देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती है वो पोर्शन बनाती है। तो ब्रेन से निकलने वाली नर्व क्रेनियल नर्व कहलाती है। टोटल 12 पेयर्स ऑफ नर्व होती है, और ये नर्व सेंसरी भी हो सकती है, कुछ इसमें से मोटर होती है, और कुछ सेंसरी और मोटर दोनों होती है। तो कौन कौन सी 12 पेयर है, तो देखो इसको आपको सीक्वेंस में याद करना है। पहली है ऑल्फैक्टरी, फिर ऑप्टिक, फिर ऑक्यूलोमेटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल। तो इन सबको आपको सीक्वेंस में याद करना है। अब देखो 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से आप इसे स्किप कर सकते हैं, और आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे जरूर करें। ठीक है, और आप स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 12 पेयर है, इनका नाम लिखे हुए, इन सबको अपन रोमन नंबर से डिनोट करेंगे। जैसे आपको अगर पूछा जाए कि फोर्थ कौन सी है, तो ऐसे नहीं कि किसी को भी लिखो, फोर्थ जो फोर्थ पे आ रही है ट्रोक्लियर वही होगी। इनके इनिशियल्स याद करने के लिए ये एक सेंटेंस है जिसकी आप मदद ले सकते हैं। ओ ओ ओ टू टच एंड फील वेरी गुड वेलवेट सच अ हेवन। जैसे ओ ओ ओ, तो 3 ओ के नाम की, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमेटर। टू टच तो 2 टी की, देखो ट्रोक्लियर और ट्राइजेमिनल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। एक और चीज, इन सब का नेचर भी लर्न करना है कि ये सेंसरी है, मोटर है या मिक्स है, कौन सी है। तो इनको अगर आप सीक्वेंस में याद कर चुके हैं तो अब एक सेंटेंस जो आपकी लाइफ बहुत आसान बना देगा वो है, सम सेज मनी मैटर बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर। इससे आप हर जो भी आपकी ये स्पाइनल नर्व्स जो क्रेनियल नर्व्स थी उसका आप नेचर बता सकते हैं।
जैसे देखो सबसे पहले देखो सम सेज मनी, इसका मतलब पहली एस होगी, दूसरी एस होगी, तीसरी एम होगी, चौथी एम होगी, पांचवी बी होगी, सिक्स जो है वो एम होगी, सेवंथ जो है वो बी होगी, एट्थ जो है वो एस होगी, नाइन्थ जो है वो बी होगी, टेंथ जो है वो बी होगी, 11th जो है एम होगी और 12th भी एम होगी। अब यहां पर इनका मतलब क्या है, एस का मतलब है सेंसरी, ठीक है, एम का मतलब है मोटर और बी का मतलब है बोथ, मतलब सेंसरी और मोटर दोनों। तो आप सीक्वेंस में लिख लो इनको और फिर इससे आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो सम सेज तो सेंसरी है, ये भी सेंसरी है, मनी मैटर तो ये एम आ रहा है, मतलब ये भी मोटर है, ये भी मोटर, बट में बी आता है तो बी मतलब बोथ, मतलब ये मिक्स्ड होगी, सेंसरी और मोटर दोनों होगी। इस तरीके से आप ये लर्न कर सकते हैं। अब बात आती है स्पाइनल नर्व्स की। तो स्पाइनल नर्व्स जो होती है वो 31 पेयर्स होती है, सारी की सारी कैसी होती है, मिक्स्ड होती है, मतलब दोनों ही नेचर की होती है। और जो है इनको अपन 5 कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सर्वाइकल नर्व्स जो सर्वाइकल वर्टिब्रा वाले रीजन से निकलती है, 8 पेयर्स होती है। फिर थोरेसिक नर्व, फिर लंबर नर्व्स, फिर सैक्रल नर्व्स और फिर कॉक्सिजियल नर्व। इसका नंबर है 8, 12, 5, 5, 1 और ये सारी की सारी मिक्स होती है। अभी अपन ने देखा था जब अपन स्पाइनल कॉर्ड देखा था, दोनों में जो सेंसरी और मोटर नर्व दोनों होते हैं, तो सारी की सारी कैसी होती है, मिक्स्ड होती है। इसी के साथ अपने आज का वीडियो कंप्लीट होता है, जिसमें अपन ने नर्वस सिस्टम का लगभग सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अब इस चैप्टर में 2 टॉपिक और करने, एक ईयर और एक आई, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।